everyone, welcome to my channel Edunomy by Ria. So we are going to do Balkans topic, chapter है nationalism in Europe. I know बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये रिपीट हो जाता है कई बार. तो लेट्स सॉल्व दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे. फर्स्ट ऑफ ऑल बाल्कन्स कहाँ पे है. आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आपको ये बात का आइडिया नहीं है कि वो टॉपिक कहाँ से किस एरिया से बात कर रहा है, तो आप उस कंसेप्ट को कभी समझ नहीं पाओगे. तो ये वाला मैप कराने से पहले मैं आपको खुद का एक मैप बना के दिखा देती हूँ कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं. तो अगर हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका है. ये वाला पार्ट यूरोप, बहुत बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट एशिया, और इससे कनेक्टेड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. तो जो यूरोप और अफ्रीका के बीच की जो जगह है, ये वाली जो है, इस सी को बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसको. और यहीं पे यूरोप, क्योंकि चैप्टर ही पूरा यूरोप से रिलेटेड है, तो मेडिटेरेनियन सी के जस्ट ऊपर की लोकेशन के अंदर आपको बाल्कन स्टेट्स मिल जाएगी. तो बाल्कन स्टेट्स में पहली बात तो ये याद रखो कि किस पानी की वाटर बॉडी के पास वो है, मेडिटेरेनियन सी. और बाल्कन स्टेट्स का मतलब है ये बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं. अब मैं क्या करती हूँ, इस रेड वाले पोर्शन को जूम करके आपको दिखाती हूँ. तो इसके लिए राइट साइड पे हमारे पास मैप है. अब आप नोट करोगे कि यहाँ पे यूरोप का ये नीचे वाला पार्ट है जहाँ आपको इटली मिल जाएगा. और ये जो कलरफुल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन, ग्रीस, ठीक है, ये वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और ये टर्की, बिकॉज जो ओटोमन एम्पायर था राजा, वो टर्की का ही राजा था. ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ उसके अंडर में थी. तो ये कहाँ का लोकेशन दिखाई है मैंने आपको, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो ये नीचे वाटर बॉडी है. ठीक है, ये वाटर बॉडी ही मेडिटेरेनियन सी है. यहाँ पे आपको इटली मिल जाएगा. इटली के आसपास के छोटे छोटे सीज़ हैं. आपको मेनली मेडिटेरेनियन का ही नाम याद रखना है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. और यहीं पे आपको मिल जाएगी बाल्कन स्टेट्स. ठीक है, तो जब आप कभी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक कर रहे हो, आगे मैं एसएसटी के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगी, तो अपनी एक नोटबुक बना के बैठो, वीडियो को पॉज करो और वो एक आउटलाइन मैप की दो, अपना ट्राई करो मैप की आउटलाइन बनाने के लिए, सो दैट आपको पता हो लोकेशन कहाँ की आ रही है. अब कहानी कहाँ से शुरू होती है. कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो ओटोमन, जो टर्की था ना यहाँ पे, तो जो टर्की का राजा है, ओटोमन एम्पायर, ये इन एरियाज़ को भी रूल करता है, ये वाले एरियाज़ को भी रूल करता है. ठीक है, और इन्हीं को हम बोलेंगे बाल्कन स्टेट्स. राइट, अब मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं इसके अंदर, शॉर्ट नोट्स, कि हम नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को समझ लेंगे. राइट, अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो. और अगर आपको ये वाला टॉपिक है तो आप इसको पॉज करके भी अपने नोट्स बना सकते हो. तो वही बात है, ये यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एरिया पड़ रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी का एरिया है. और यहीं पे आपको छोटी छोटी कंट्रीज़ क्या मिल जाएगी, बाल्कन्स. तो जो सबसे ज़्यादा अगर टेंशन्स 1871 के बाद हम देख रहे हैं, तो इसी एरिया में देख रहे हैं. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इस एरिया की. प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मतलब छोटी छोटी बहुत सारी स्टेट्स आ रही हैं. अभी हमने देखा था रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस दिखाया था आपको. तो ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं. यहाँ के रहने वालों को, इनहेबिटेंट्स का क्या मतलब होता है, रहने वाले. यहाँ के रहने वाले लोगों को हम स्लैव्स बोलते हैं. अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे स्लेव्स लिख देते हैं. स्लेव वर्ड नहीं है, ये स्लैव है. ठीक है, स्लैव कैसे, भाई पहले यूगोस्लाविया था, तो वो स्लाव वर्ड वहाँ से आया, स्लाव. अब इसका लार्ज पार्ट किसके अंदर है, ओटोमन एम्पायर है. इतनी कहानी तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है. अब यहाँ पे दिक्कत आ क्या रही है, तो ये रीजन एक्सप्लोसिव इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले यहाँ कौन से आइडियाज़ फैलने शुरू हो गए हैं, रोमांटिक नेशनलिज्म. ये टॉपिक करने से पहले एक टॉपिक आता है जो रोमांटिसिज्म समझाता है. रोमांटिक नेशनलिज्म कुछ नहीं होता, आप अपने लिए बहुत इजी वर्ड्स में ये लिख सकते हो कि नेशनलिज्म का मतलब देशभक्ति है. और रोमांटिक तरीके का क्या मतलब है कि आप लड़ाई नहीं कर रहे, रैदर कोई म्यूज़िक, कोई आर्ट, कोई पोइट्री के थ्रू अपनी देशभक्ति. जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, तो हम क्या करते हैं, कोई गाने गाते हैं, पोएम वोएम लिखते हैं, बच्चे सुनाते हैं, तो वो रोमांटिक नेशनलिज्म है.
तो नंबर 1 कि हर जगह यूरोप में रोमांटिक नेशनलिज्म फैल चुका था। दूसरा, जो ओटोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। डिसइंटीग्रेट मतलब टूट रहा था, मतलब जो एक टाइम पे ओटोमन एम्पायर के राजा का जो इन्फ्लुएंस था, जो पावर था, वो अब नहीं रहा, वो थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया, उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिली कि राजा तो अब कमज़ोर पड़ गया है, तो हम विद्रोह कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वही विद्रोह चालू हो जाता है। ईच रीजन डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। बेटा ये जो लाइंस है ना, ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस है, तो आप ये बस सोचना कि ये अलग है, एनसीईआरटी में अलग है, यही चीज़ लर्न कर दोगे तो दिस इज सफाइस, राइट, आपका एनसीईआरटी का काम हो जाएगा। तो एक एक करके हर रीजन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लग गया। किसके अगेंस्ट? ओटोमन के राजा के अगेंस्ट। क्या रीजन दिया भाई? एकदम से तुम लड़ाई शुरू करोगे तो पूछेगा तो सही राजा भी क्या कारण है तुम्हारा लड़ने का। तो लोगों ने हिस्ट्री उठाई। हिस्ट्री का क्या मतलब? अपने पास्ट को दिखाया और ये बोला कि देखो हम तो इनिशियली इंडिपेंडेंट थे, ओटोमन का राजा जबरदस्ती आके हम पे रूल कर रहा है, तो अब इसको चले जाना चाहिए। तो इसलिए हम जो लड़ाई चल रहे हैं ना, वो अपना जो हमारा खोया हुआ इंडिपेंडेंस है, द लॉस्ट इंडिपेंडेंस, हम उसको गेन बैक कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। रिपीट कर रही हूँ, अगर उनसे पूछेंगे कि किस बेसिस पे आप लड़ाई कर रहे हो, तो आप ये कहोगे कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया कि हम तो पहले इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर ओटोमन राजा आके रूल करने लग गए, तो इसलिए हम अपना खोई हुई आज़ादी को वापस ला रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो एक पहला रीज़न समझ आ गया। अब इंटेंस कन्फ्लिक्ट है, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इसका एक और कारण है। ठीक है, पहला तो ये था, इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। दूसरा कारण, जो ये बाल्कन स्टेट्स थी ना, ये आपसी में बहुत जेलसी करती थी। ठीक है, क्या करती थी? ये एक दूसरे की टेरिटरी गेन करने की कोशिश करती थी। अब इसका क्या कहने का मतलब है? यहाँ इनका ये कहने का मतलब है कि ये स्टेट्स जैसे सर्बिया, अब सर्बिया चाह रही है कि मेरा बॉर्डर थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए ताकि मैं बुल्गारिया भी अपने अंडर ले लूँ। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अल्बेनिया चाह रही है कि मैं सर्बिया का छोटा सा हिस्सा अपने अंडर ले लूँ। तो ये लोग आपस में ना लैंड के पीछे बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, तो बेसिकली दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, राइट। अब उसके बाद आता है मैटर्स वर्स कब हुए, तो मतलब ये थर्ड रीजन है। मैटर्स तब वर्स होते हैं जब यूरोपियन पावर्स एंट्री मारने लग जाते हैं इसमें। उनको जैसे होता है ना कि वो एक बहुत कहानी थी बचपन की कि बिल्लियाँ लड़ रही होती हैं, ठीक है, केक के पीछे, तो बंदर आता है, वो कहता है इसका केक ज़्यादा है, लो मैं एक पीस खा लेता हूँ, कहता है फिर अब उसका केक ज़्यादा है, मैं ये पीस खा लेता हूँ। तो ऐसा ही है, ये बिल्लियाँ लड़ रही हैं और बीच में बंदर कौन है? यूरोपियन पावर्स। वो आके कोशिश करते हैं कि ये तो लड़ ही रहे हैं आपस में, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो वो चाह रहे हैं कि हम ही किसी को अपने काबू में कर ले, अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अब पहले यूरोपियन पावर्स की लोकेशन चेक करो, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड। तो अब कैसे करोगे इसको मैप में समझने के लिए? ये हमारा खुद का मैप था। रशिया आपको इधर मिल जाएगा, यूरोप और एशिया के अंदर है, ये रहा रशिया, तो रशिया के भी पास पड़ रहा है ये एरिया। जर्मनी इधर बैठा है, जर्मनी यूरोप में, उसके भी पास पड़ रहा है। ब्रिटेन यहीं यूरोप का पार्ट है, उसके भी पास पड़ रहा है। तो उनको क्लोज बाय अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अपना कंट्रोल एक्सटेंड करने के लिए, कि ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। बस फिर क्या होता है, छोटी छोटी लड़ाई होती रही और फाइनली क्या आ जाती है? एक बड़ी सी लड़ाई, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1। ओके, तो इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी आप स्टोरी समझो कितनी आसान स्टोरी थी। मैं आपको इसका रिवीजन करा देती हूँ एक बार। रिवीजन के अंदर आप सबसे पहले ये बोलोगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो बाल्कन एरिया था। बाल्कन एरिया में कौन रूल करता था? ओटोमन का राजा ही रूल करता था, ठीक है। और यहाँ के लोगों को हम क्या बोलते थे? स्लाव्स बोलते थे। एग्जाम्पल, आप कोई भी 2-3 स्टेट्स याद कर लो, हो गया आपका काम। फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कि यहाँ पे इंटेंस राइवलरी दिखती थी हमें, ठीक है। राइवलरी तो दुश्मन होता है, तो कहोगे कि सारी बाल्कन स्टेट्स आपस में जेलस थी, वो चाहती थी कि हम एक दूसरे का एरिया कंट्रोल कर ले, राइट। दूसरा पॉइंट, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ओटोमन एम्पायर है, तो बेसिकली क्या हुआ था? एक तो रोमांटिक नेशनलिज्म फैलने लग गया था, मतलब देशभक्ति की भावना फैलने लग गई थी, प्लस थोड़ा सा ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था ओटोमन एम्पायर, ठीक है। इन 2 रीजन से क्या हुआ? धीरे धीरे आप इसको कंटिन्यूटी में स्टोरी में डालोगे कि 1 बाय 1 स्टेट्स क्या डिक्लेयर करने लग गई? इंडिपेंडेंस। और किस बेसिस पे डिक्लेयर करने लग गई? कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री उठाई और उसके अंदर बोला कि हम तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे, ओटोमन ने आके हमारे को रूल किया गया।
ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपना ब्रिंग बैक कर रहे हैं लॉस्ट इंडिपेंडेंस, कि हमें अपना खोया हुआ इंडिपेंडेंस चाहिए, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लास्ट तीसरा, बिल्लियों की लड़ाई याद है ना आपको, कि जब इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई तो जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली किस चीज़ की, कि हम भी अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर देते, गेन कंट्रोल या फिर एक्सटेंड कंट्रोल कर देते। बस इस 3 रीजंस की वजह से बाल्कन हमेशा लड़ते मरते ही आपको नज़र आएगा स्टोरी के अंदर, और इसी सीरीज से क्या अल्टीमेटली आ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, और कोई भी टॉपिक क्लास 10 सोशल साइंस से जो आपको नहीं समझ आ रहा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं शॉर्ट वीडियोस की बना दूंगी। जब हम थोड़े टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने रिसोर्स डेवलपमेंट, पावर शेयरिंग, इन दोनों के असाइनमेंट डिस्कस कर दिए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।